नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की आंसर की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके तुरंत बाद यानी 12 बजे एग्ज़ाम हुआ था, उसके तुरंत बाद बहुत सारे विषय विशेषज्ञों ने, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने, बहुत सारे हमारे साथियों ने आंसर की अपने अपने मत पेश किए हैं आंसर की के रूप में। और उन आंसर की से जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है उस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए मैं ये आंसर की लेकर आया हूँ। क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें से अगर माना जाए तो एग्रीकल्चर, जीके और हिंदी के जो 3 पार्ट थे उसमें से हिंदी थोड़ा सा टफ हुआ है। जीके में कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें माना गया है कि आउट ऑफ सिलेबस के टर्म हम कह सकते हैं कि करंट डाटा कुछ पूछ लिए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। हालांकि जो अंतिम निर्णय या अंतिम जो आंसर होगा वो बोर्ड की आंसर की से मान्य होगा, लेकिन फिर भी मैंने इन 2 दिनों में जो विश्लेषण किया है उस विश्लेषणात्मक आंसर की के साथ आपके पास साथ में आया हूँ। उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी कन्फ्यूज़न होंगे इस आंसर की के साथ क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अगर एजुकेशनल व्यू है या कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ है, ऐसे कोई वीडियोज़ है तो उनको मैं लेकर आता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आप पहले ही मैं बात कर चुका हूं कि आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भर्ती 2021 का जो पेपर 18 तारीख को हुआ है उसके बारे में। 60 जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको पूरा पढ़ने की कहीं ना कहीं आवश्यकता थी। पूरा पढ़ने से तात्पर्य मैं पहले भी ये बताता आया हूँ कि हमें एग्ज़ाम हॉल में तुरंत प्रभाव से आनन फानन में किसी भी चीज़ को नहीं लिखना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म कौन सी है। देखिए 2-3 चीज़ें पूछ रहा है। बासमती चावल की फर्स्ट किस्म नहीं पूछ ली इसने, चावल की संकर किस्म नहीं पूछ ली इसने क्या पूछा है, बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो वो चावल की संकर किस्म होनी चाहिए, दूसरी वो बासमती होनी चाहिए, तीसरी क्या होगी, वो गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। तो ऐसी विश्व की पहली किस्म जो कौन सी है वो पूसा बासमती 1 है। इसके जो ऑप्शन थे पूसा बासमती 1, बासमती 370, माई सुगंधा और PRH 10। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वाले PRH 10 को बता रहे हैं, लेकिन PRH 10 जो है बासमती की पहली संकर किस्म कह सकते हैं। लेकिन गुणवत्ता युक्त अगर बात की जाए तो ये विश्व की पहली किस्म थी जिसे पूसा बासमती 1 के नाम से जाना जाता है। 1989 में ये किस्म रिलीज हुई थी और भारत में पूसा यानी IRI नई दिल्ली से निकलने वाली ये पहली किस्म थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दूसरा जो क्वेश्चन है कि 10 हेक्टेयर हेतु, यानी कितने हेक्टेयर के लिए, 10 हेक्टेयर के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है कितनी, 150 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की आवश्यकता है। यूरिया कितनी चाहिए ये हमें पता करना था। क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट किया है, 1 हेक्टेयर में हमें 150 किलो चाहिए, 10 हेक्टेयर जगह के लिए आवश्यक है, यानी 1500 किलो आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता है। और यूरिया से देना है 46% यूरिया होता है। 2.17 का जो हमारा फैक्टर होता है 1500 से जस्ट दुगुना, सीधा का सीधा है, इसमें कोई ऑप्शन में आपको दिक्कत नहीं थी। 1500 से दुगुना 3000 या 3000 से ऊपर होना चाहिए। तो ये 3255 जो किलो है, यानी आप 1500 को 2.17 से गुणा करोगे जो इसका फैक्टर है तो ये आपका 3255 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसके बाद बात आती है तीसरे क्वेश्चन की कि किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स नष्ट हो जाती है लेकिन पता बहुत देर बाद चलता है, बहुत अवधि बाद चलता है। तो ऐसा कौन सा अपरदन है, पहला रील, दूसरा अवनालिका, तीसरा परत और चौथा धरातल पर अपवर्तन। अगर बात करें हम, ऐसा कौन सा अपवर्तन है या अपवर्तन है जिसमें सॉइल इरोजन हो तो जाता है लेकिन हमें बहुत देर तक पता नहीं चलता, तो ऐसा इसे परत अपवर्तन की श्रेणी में कहते हैं। क्योंकि एक परत एक समान निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जो उपजाऊ परत है वो निकल जाती है, तो सबसे हानिकारक स्टेज कहते हैं इसको, और पता नहीं लगने वाली स्टेज भी इसी को कहते हैं। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो
यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। अब इसका जो ऑप्शन है, हालांकि ये 12th लेवल से बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन है। जल वितरण दक्षता, जल भंडारण दक्षता, जल अनुप्रयोग दक्षता और जल उपयोग दक्षता। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वाटर यूज एफिशिएंसी, WAE के नाम से। तो जल उपयोग दक्षता इसका राइट आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस फसल को रेसों का राजा कहा जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, कुछ लोग फ्लेक्स करके आ रहे हैं। फ्लेक्स कहा जाता है, अलसी के जो रेसे होते हैं उनको फ्लेक्स कहा जाता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद कुछ लोग झूठ और सनई में से बात कर रहे हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। रेसों का जो राजा है वो कॉटन को कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहते हैं। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जवार को क्या कहते हैं, कैमल क्रॉप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए कि भरतपुर और करौली राजस्थान के किस जलवायु खंड में आते हैं। हम सभी जानते हैं कि 10 जलवायु खंड है, उनमें से 3rd बी बाढ़ संभाव्य क्षेत्र जो है भरतपुर, करौली, अलवर, दौसा, ये सारे के सारे 3rd बी में आते हैं। अगली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 की कि मृदा जिसका स्थूल घनत्व यानी पार्टिकल बल्क डेंसिटी 1.5 और पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व 2.65 है, उसका रंध्रावकाश प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इसके फॉर्मूले से अगर ज्ञात किया जाए तो 43% के समथिंग ये आंसर आते हैं। और क्योंकि इसमें 43 आंसर में नहीं है, इसीलिए इसके जो रिलेटेड आंसर हैं 42 उसको शो कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशन। हो सकता है कि कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्शन करें तो इस क्वेश्चन में कुछ संभावनाएं निकल के आएँ। हालांकि इसके जो आंसर हैं 43 पॉइंट समथिंग निकल के आता है, तो इसका जो नियरेस्ट आंसर होगा वो 42 माना जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, पंजाब छुआरा किसकी किस्म है। हमने पहले भी जब बात की थी, जब इनको पढ़ा था कि पंजाब छुआरा टमाटर की किस्म है, छुआरा आपके बेर की किस्म है, जबकि छुआरा बनाया किससे जाता है, छुआरा बनाया खजूर से जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन केवल एक ही था, खजूर करके आए हैं कुछ लोग। ये सिली मिस्टेक्स है, होती है, कुछ थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा जाए तो ये होती है। उसके बाद अगले 10वें नंबर की क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसको कन्फ्यूज कर रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में कहाँ हुई थी या इसका मुख्यालय कहाँ था। ऑप्शन में है कोलकाता, जयपुर, पुणे और आपकी नई दिल्ली। अब प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ हो रही है कि इन्होंने कोलकाता को भी साथ में दे दिया। हालांकि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर या ऑथेंटिक बुकों की बात की जाए तो वर्तमान में भी सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना है 1875 में पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। लेकिन अगर इसकी वेबसाइट की बात की जाए तो इन्होंने इनका जो पहला हेडक्वार्टर है वो कोलकाता बताया था, और दोनों ऑप्शन में है। इस वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये बोर्ड की आंसर की पे डिपेंड करता है कि बोर्ड इसको पुणे मानता है या कोलकाता मानता है। अगली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 11 की, तो आधार बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है। यहाँ से जब मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आधार जिसे फाउंडेशन सीड कहा जाता है, जिसे मदर सीड कहा जाता है, इसके थैले पर किस रंग का टैग होता है, सफ़ेद कलर का टैग होता है। उसके बाद बात करें 12वें नंबर के, सिल्ट के कणों का व्यास क्या होता है, किसके अनुसार। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की जो प्रणाली है उसके अनुसार सिल्ट के कणों का आकार क्या होता है, तो 0.02 से 0.002 mm आकार के जो कण होते हैं वो सिल्ट में कहलाते हैं। इससे नीचे जो होते हैं 0.002 mm से कम वो क्ले में चले जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा। अगली बात की जाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, स्वामीनाथन, वेल्फोर, फरोदा और वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने। तो चौथा जो ऑप्शन है, वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने सबसे पहले विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का उपयोग अपनी पुस्तक में किया था, और ये 12th की बुक से सीधा सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है। अगली बात की जाए 14 नंबर के क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सी अनाजीय फसल है जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नाम की जो प्रोटीन होती है वो सबसे कम होता है, जिससे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। रेगुलर जो इनका उपयोग करते हैं मोटे अनाजों का, तो इसमें जो राइट आंसर जाने वाला है वो कौन सा होगा, मक्का। यानी मक्का ऐसी फसल है जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है या न के बराबर पाई जाती है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा बाजरा का परजीवी खरपतवार है। तो परजीवी खरपतवार की बात करें तो पहला ऑप्शन है ओरोबेंकी, दूसरा कस्कूटा, तीसरा स्ट्राइगा और लोरेंथस। जहाँ तक बात करें बाजरे की, तो बाजरे जवार का जो परजीवी खरपतवार है वो स्ट्राइगा होता है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो स्ट्राइगा होगा। उसके बाद अगली बात करें कि अंधी गुड़ाई की सिफारिश किस फसल में की जाती है। अंधी गुड़ाई की सिफारिश जो है भाइयों गन्ना फसल में की जाती है, और गन्ने की स्पेशल जो क्रियाएं आती है उसमें इसको पढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर गन्ना होगा। अगली बात की जाए हिसार सुगंध किस फसल की किस्म है, नई किस्म है,
और अगर पूछ लिया जाए ये किसकी किस्म है तो धनिये की ये हिसार सुगंध किस्म है। अगली बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के आधार पर या ई नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल शुरू हुआ है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? हालांकि ये थोड़ा करंट व्यू का क्वेश्चन है, लेकिन अगर बात की जाए कि ई नाम की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी तो 14 अप्रैल 2016 को ई नाम पोर्टल की शुरुआत हुई थी। ये क्या है, अपनी जिन्स को या किसान अपनी उपज को ऑनलाइन अगर बेचना चाहे तो इससे बेच सकता है। कुछ ऐसी मंडियां हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन था, होर्डियम वल्गैर जौ का वानस्पतिक नाम है, फिर भी कन्फ्यूजन क्रिएट कुछ लोगों के इसलिए हुआ है क्योंकि साथ ही साथ सोरगम वल्गैर नाम भी दिया था। अगली बात करें, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो संस्थान है ये भोपाल में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो भोपाल होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन बात करें 21वें नंबर क्वेश्चन की, कि भंडारण के दौरान प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए किस वृद्धि नियंत्रक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके साइकोसोल, मैलिक हाइड्रोजाइड, आईबीए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और चौथा है जिब्रेलिक एसिड। अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें एमएच मैलिक हाइड्रोजाइड इसका राइट आंसर होगा। आपके भंडारण में जब प्याज आप डालते हैं तो प्याज अंकुरित हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। लेकिन अगर भंडारण करने से पहले 1500 ppm की मात्रा से अगर आप मैलिक हाइड्रोजाइड से इसको उपचारित करते हैं तो ये आपका अंकुरण को रोकता है और इसका जो व्यापारिक नाम है वो स्प्राउट स्टॉप के नाम से मार्केट में मिलता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि खजूर का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? तो फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा खजूर का वानस्पतिक नाम है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जैम में साधारणतः टीएसएस की मात्रा क्या होती है? तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट इन्होंने नहीं किया है क्योंकि 80.5, 90.5, 68.5 और 70% इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो इसमें 68.5% टीएसएस जैम में होता है। उसके बाद अगली बात की जाए, निम्न में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे आंवला, बेर, इस खजूर, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन या ऑप्शन नहीं दिया है। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं अंगूर, अमरूद, अनार और आम में से। अब जहाँ तक बात की जाए इसके राइट आंसर की, मेरा पर्सनल मत है, मैं ये नहीं कहता ये इसका राइट आंसर होगा ही होगा, लेकिन मेरा पर्सनल मत है कि मुख्यतः अगर बात की जाए तो अनार सूखा प्रतिरोधी इनमें से कहला सकता है, लेकिन अगर कहीं बात की जाए तो अमरूद भी अपनी दावेदारी पेश करता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने दोनों को राइट कॉर्नर में या राइट बॉक्स में लिया है। जिसका जो अंतिम निर्णय होगा वो बोर्ड की आंसर की के आधार पर हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मत है वो अनार की तरफ ज़्यादा है। उसके बाद बात करें शुगर बेबी किस फसल की किस्म है? टिंडा, काचरी, तरबूज और खरबूज में से ये पूछा गया है, तो तरबूज की जो किस्म है वो शुगर बेबी है। पिछले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में दुर्गा मधु पूछा था जो खरबूज की किस्म थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा फल भारत के लिए स्वदेशी है? तो इनमें से एक ऐसा फल देखना था जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। तो इन चारों ऑप्शन में से बेर एकमात्र ऐसा फल है जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो बेर हो जाएगा। अगली बात करें, विश्व में आम उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके थाईलैंड, भारत, म्यांमार और चीन। तो भारत विश्व का लगभग 50 से अधिक प्रतिशत आम पैदा करता है, तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगली बात करें अगले क्वेश्चन की, वर्ष 1926 में किस जापानी वैज्ञानिक ने जिब्रेलिन की खोज की थी? देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन में इन्होंने सन दे दिया है, उसके बाद जापान दे दिया है, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जिब्रेलिन की खोज की थी, लेकिन यहाँ पे 1926 मेंशन किया है। और 1926 के आधार से बात करें तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो कुरोसावा होगा, यानी कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में जिब्रेलिन की खोज की थी। उसके बाद अगली क्वेश्चन की बात करें, कुफरी फुकराज, कुफरी शीतमान, कुफरी अलंकार किसकी किस्में हैं? हम जानते हैं कि कुफरी नाम से जो इंस्टीट्यूट है वो किसका है? आलू अनुसंधान केंद्र है। तो ये जो किस्में होने वाली है वो किसकी है? आलू की है। अगली क्वेश्चन की बात करें, गमोसिस रोग किस फल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों में एग्रीकल्चर एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। जोधपुर यूनिवर्सिटी ने इसे पूछा है, कोटा यूनिवर्सिटी ने इसे पूछा है, जेट में इसे पूछा गया है, आरपीएससी ने इसे पूछा है, और हॉर्टिकल्चर की जो ARO पोस्ट हुई थी ARO, उसमें भी इसको पूछा गया है। तो गमोसिस रोग जो किस फल से संबंधित है? नींबू वर्गीय फलों में एक गोंद टाइप सिक्रेशन निकलने लगता है, इस रोग को हम गमोसिस रोग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नींबू वर्गीय रोग। उसके बाद बात आती है कि चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज लेयरिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो आगे जो ऑप्शन है कंपाउंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग और सिंपल लेयरिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो एयर लेयरिंग के अन्य नाम है जिसे चाइनीज लेयरिंग कहते हैं,
जिसे गुट्टी दाब भी कहते हैं, पॉट लेयरिंग भी कहते हैं और मार्कोटेज लेयरिंग भी इसे कहा जाता है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, लिकोरिस को किस नाम से जाना जाता है? लिकोरिस ये एक औषधीय पादप है। यूँ कहा जाए तो ये भी पढ़ा नहीं जाता है, ये एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन देने वाले लड़कों के लिए नया क्वेश्चन था। मुलेठी को लिकोरिस कहा जाता है। मोस्टली हम जब औषधीय पादप पढ़ते हैं तो 7-8 पादप पढ़ते हैं, उनमें से मुलेठी बहुत कम पढ़ी जाती है, लेकिन लिकोरिस जो है मुलेठी को कहा जाता है। उसके बाद बात करें निम्न में से प्रणालीगत कीटनाशी कौन है, यानी सिस्टमिक कीटनाशी कौन है? सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड वो इंसेक्टिसाइड होते हैं जो सिस्टम में जाने के बाद असर करते हैं, कॉन्टैक्ट से उनका कोई असर नहीं होता है। और अगर ऐसी बात करें तो इनमें से डाइमिथोएट सिस्टमिक कीटनाशी कहा जा सकता है, जो सकिंग पेस्ट के लिए काम में आता है, रस चूसने वाले इंसेक्ट के काम में आता है, तो डाइमिथोएट को हम सिस्टमिक कीटनाशी कह सकते हैं। उसके बाद अगली बात की जाए नर्सरी में, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये मेरा ओपिनियन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले और अलग अलग बता रहे हैं। इसमें पूछा है नर्सरी में पौध उगाने के लिए यानी सीडलिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? कौन सा माध्यम उपयुक्त है? अब ऑप्शन आ जाता है मृदा, दूसरा ऑप्शन आता है स्पेमोगन घास, मोस घास, तीसरा आता है परलाइट और चौथा है उपरोक्त सभी। अब कुछ कोचिंग वाले इसे उपरोक्त सभी बता रहे। देखिए सॉइल में तो वैसे ही सीडलिंग्स हो रही है, लेकिन इन्होंने पूछा है उपयुक्त कौन सा है, किसके लिए? सीडलिंग के लिए। किसमें? नर्सरी में। अगर नर्सरी कर रहे हैं तो कुछ नया होगा, लेकिन अगर बात जाए उपरोक्त सभी की तो स्पेमोगन घास नर्सरी में सीडलिंग के लिए तैयार नहीं रखा जाता है। क्यों? इसका मुख्यतः उपयोग गुट्टी दाब के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 99.99% चांस जो हैं वो परलाइट के हैं। किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई परलाइट करके आया है तो वो कंप्लीटली सेफ है, टेंशन ना लेवें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि पौधों में सदाई की एक कला जिसमें जानवर पक्षी का आकार दिया जाता है। देखिए यहाँ पे भी ये कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें ऑप्शन जो टोपियरी, परगोला और तीसरा जो ऑप्शन दे दिया है ए व ब दोनों, इस ऑप्शन को वो राइट मान रहे हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें ये पूछा है सदाई की कला, देखिए विधि है सदाई की परगोला, लेकिन इन्होंने पूछा है सदाई की एक कला है जिसमें एक विशेष आकार में ढाला जाता है, लोहे का एक आकार बनाया जाता है और बेल वाले जो आपके पौधे होते हैं, आपकी जो लताएं होती है, उनको उस आकार में ढाला जाता है। तो ये जो कला कहलाती है ये टोपियरी कहलाती है। और ये एआरओ हॉर्टिकल्चर में अभी हाल ही में आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें भी टोपियरी राइट आंसर था और ये टोपियरी जाएगा। अब बात आती है परगोला की। परगोला क्या है? परगोला अंगूर में सदाई की एक विधि है जिसे पांडाल विधि कहा जाता है, उसी का जो अन्य नाम है वो क्या है? परगोला मेथड है। तो इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 100% मैं कह सकता हूँ कि ये टोपियरी ही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, प्राइड ऑफ इंडिया किस फसल की किस्म है? तो ये पत्ता गोभी की किस्म है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात करें अगली क्वेश्चन की, सिंचाई की वह प्रणाली जिसमें उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति होती है, यानी इतना ही पानी मिलता है जितना उसको आवश्यकता होती है। तो सबसे कम पानी जो मेथड देता है वो इसमें आंसर जाएगा। सबसे कम जो पानी खराब करता है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, तो इन ऑप्शंस में चेक बेसिन जो क्यारी बंद विधि है उसमें पानी आवश्यक ज़्यादा चाहिए, फर्रों में फिर उससे कम चाहिए, प्रवाह में बहुत ज़्यादा चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ड्रिप मेथड या बूंद बूंद सिंचाई विधि होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि अच्छी जेली बनाने के लिए पेक्टिन की मात्रा कितनी आवश्यक होती है? हमने पढ़ा था कि 1% से कम होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर या जो ऑप्शन है 0.5 से 1%। अब देखिए इस एग्जामिनर ने थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए 4 नंबर पे 3% और दिया है, क्योंकि pH 3.2 चाहिए, इसलिए वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, कुछ लोग कन्फ्यूज हुए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर 0.5 से 1% होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, वाइटिस विनिफेरा किसका नाम है? तो अंगूर का बॉटनिकल नेम है वो वाइटिस विनिफेरा है। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, पुष्कर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? किसी को कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से गुलाब की खेती के लिए ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद अगली बात है, खुरपका मुंह पका जो रोग है वो किस प्रकार का रोग है? देखिए ये पिछले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे केवल ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया इन्होंने। वहाँ पे वायरल पूछा था, यहाँ पे वायरल नहीं पूछ के इन्होंने ऑप्शन थोड़ा सा घुमा दिया, इसलिए कुछ लोग जीवाणु कर आए हैं, परजीवी जीवाणु, विटामिन की कमी और सहसंघर्ष रोग। ये कंटामिनेटेड, माफ़ कीजिएगा, संक्रामक टाइप का रोग है, एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, इसीलिए इसे सहसंघर्ष रोग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये 4 जाने वाला है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, कैप्रा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैप्रा हिरकस है, तो इसका राइट आंसर बकरी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी दवा कृमिनाशक है?
ये क्वेश्चन बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे मेरे विद्वान साथी या बहुत सारे जो साथी हैं जिन्होंने आंसर की डाली, वो थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चों को कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये जीवाणुनाशक है जो बाह्य गांवों पर लगाया जाता है, लेकिन कृमिनाशक के रूप में इसको काम में नहीं लिया जाता है। कार्बनिनाशक के रूप में इस ऑप्शन के आधार पर आइवरमेक्टिन 100% सही होगा। इसके अलावा दो टेक्निकल और हैं जिन्हें हम काम में लेते हैं, अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन। ये तीनों कृमिनाशक है जो पशुओं को कृमिहर के रूप में दिए जाते हैं। उसके बाद अगली बात की जाए अगले क्वेश्चन की कि हंसिया के आकार के सींग किस भैंस की नस्ल में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2018 से डायरेक्ट रिपीट हुआ है। 3 क्वेश्चन थे, एक खुरपका मुंह पका वाला हुआ है, एक हंसिया वाला हुआ है। तो हंसिया के आकार के जो सींग होते हैं वो किसके होते हैं, वो सूरती के होते हैं, जबकि मुर्रा में जलेबी आकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर सूरती जाएगा। अगली बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, गाय की होलिस्टन फ्रीजियन की जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है। स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और स्कॉटलैंड ये ऑप्शन में थे। तो स्विट्जरलैंड में कहीं लोग कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन इसका जो उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड है, इसी को नीदरलैंड कहा जाता है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हॉलैंड है। अगली बात की जाए 46 नंबर की, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है। यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, लेकिन होना नहीं है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो टोगन वर्गी है, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि बर्बरी का जो उत्पत्ति स्थान है वो ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट है, लेकिन यथासंभव इसका जो आंसर है टोगन वर्गी होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि गर्भ परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जामिनेशन 2018 से सीधे के सीधे। उसमें पूछा था दूध के वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं। इसको थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया है। गर्भ परीक्षण का उपयोग किस में लिए किया जाता है, दूध का वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसके बाद बात करें विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो लोकप्रिय की बात करें, अच्छी क्वालिटी की बात करें तो मेरिनो जो नस्ल है वो सबसे लोकप्रिय है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यदि दूध की CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट घनत्व ज्ञात कीजिए। तो अगर दूध की CLR 28 है तो जो इसका आंसर फॉर्मूला है 1 + CLR/1000, उसके हिसाब से 1.028 जो विशिष्ट घनत्व है या अपेक्षित घनत्व है वो होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है। बहुत रिपीटेटेड क्वेश्चन है। चोकला जो नस्ल है उसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। अगली बात करें, भारत में पाई जाने वाली एक कुबड़ की प्रजाति को क्या कहते हैं। पिछली सुपरवाइजर 2015 जो हुआ था उसमें 2 कुबड़ वाले ऊँट को पूछा था, यहाँ पे 1 को पूछा है। 2 कुबड़ वाला ऊँट बैक्टीरियन कहलाता है, जबकि 1 कुबड़ वाला ऊँट जो मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है उसे ड्रोमेडेरियन या ड्रोमेडेरी कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हीपर किसे कहा जाता है। इसमें भी कुछ लोग कन्फ्यूज हैं कि नर युवा बैल को हीपर कहते हैं, ऐसा नहीं है। नर युवा बैल को काफ कहा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए हीपर की तो प्रसव से पहले जो युवा मादा होती है उसे हीपर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये होने वाला है। उसके बाद बात करें खीस के बारे में, कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए खीस विरेचक के रूप में कार्य करता है, सही तथ्य है। विटामिन ए भरपूर होता है, सही तथ्य है। जन्म के आधे से 2 घंटे में पिला देना चाहिए, ये सही तथ्य है। लेकिन खीस को शरीर भार का 20% देना चाहिए, ये सही तथ्य नहीं है। 10% ही देना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये 4th जाएगा। उसके बाद अगली बात करें, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में कुल दांतों की संख्या कितनी होगी। ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन था, बहुत कम कंडीशंस में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए तो 34 दांत एक ऊंट में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 34 होगा। अगली बात की जाए, मेमने में पूंछ हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, डॉकिंग कहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्योंकि पूंछ को टेल कहते हैं, इसने डिटेलिंग दे दिया इसलिए ये करके आए थे। हालांकि इसका राइट आंसर जो है वो डॉकिंग होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, तांबे के रंग का शरीर किस नस्ल की मुख्य विशेषता है। भैंस में 2 नस्लें हैं जिनमें रंग की विशेषता बताई जाती है, एक तांबे का रंग, एक ब्लैक जेट कलर। तो ब्लैक जेट कलर तो होता है मुर्रा नस्ल का, और तांबे जैसे रंग की जो भैंस होती है वो भदावरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भदावरी होगा। उसके बाद अगली बात की जाए, किस कुक्कुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो रानीखेत जो रोग है उसे न्यू कैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है, ये वायरल डिजीज है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ये अविकानगर टोंक में है। ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है, और हमने जो अभी क्वेश्चन पढ़ा था थोड़े दिनों पहले SI के में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अविकानगर टोंक में ये
इंस्टीट्यूट स्थापित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, नवीनतम पशुगणना के अनुसार राजस्थान का बकरी उत्पादन, बकरी की जनसंख्या या बकरी की संख्या में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान पशुगणना की बात की जाए तो प्रथम स्थान बकरी का भारत में राजस्थान रखता है। उसके अगली बात की जाए, निम्न में से किसे विरेचक के रूप में काम में लिया जाता है? अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, विरेचक के रूप में मेक सल्फ को और अरंडी के तेल को काम में लिया जाता है, लेकिन क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे जो साथी हैं, वो उपरोक्त तो सभी के आंसर को मानते हैं, लेकिन मेरा ये कहीं ना कहीं मानना है कि शायद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को विरेचक के रूप में काम में नहीं लेते हैं, एंटासिड के रूप में काम में लेते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि बोर्ड इस आंसर की पर क्या संज्ञान लेता है। ये थे 60 क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर के हैं दोस्तों। बहुत हद तक मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि विश्लेषण करके क्या आंसर होना चाहिए, अगर ये आंसर है तो क्यों है। फिर भी अंतिम जो उत्तर मान्य होगा वो बोर्ड की द्वारा दी गई आंसर की होगी। आप अपने क्वेश्चन आंसर आराम से मिलाएं और उम्मीद करता हूँ, भगवान से दुआ है कि आप लोगों ने सभी ने मेहनत की है तो उस मेहनत का यथोचित फल आप सभी को प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।